हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के या द्रव्य के कण क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। आज हम पदार्थ के या द्रव्य के कणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारे पदार्थ या द्रव्य के कण। पदार्थ या द्रव्य के कण, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आज का टॉपिक है हमारे पदार्थ के या द्रव्य के कण। पदार्थ या द्रव्य के क्या कणों से, किन किन कणों से मिलकर कोई भी पदार्थ बना हुआ होता है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परमाणु। परमाणु जिसे हम एटम बोलते हैं। और दूसरा कण जो होता है वो होता है अणु। दूसरा कण जो होता है वो अणु होता है, जिसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो हमारे पदार्थ या द्रव्य के कण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परमाणु और दूसरा होता है अणु। तो आज हम परमाणु और अणु के बारे में ही पढ़ेंगे कि परमाणु और अणु ये क्या होते हैं और ये किससे मिलकर बनते हैं। तो हम एक हेडिंग डालते हैं पहले नंबर की कि परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं। परमाणु तो एक बेहद सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु एक सूक्ष्मतम कण होता है जिसे और उससे अधिक मात्रा में उसे तोड़ा नहीं जा सकता। सबसे अधिकतम सूक्ष्मतम कण को ही हम परमाणु कहते हैं। परमाणु, जैसे कि मैं यहाँ डालूँ परमाणु। परमाणु की बात करें तो यहाँ परमाणु एटम। यदि हम परमाणु एटम की बात करें तो किसी तत्व का बेहद सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक छोटे भाग में नहीं तोड़ा जा सके तो उस कण को परमाणु कहते हैं। तो उस कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक लोहे का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? ये एक लोहे का। ठीक है, ये एक लोहे का टुकड़ा है। लोहे का टुकड़ा, मेरे पास ये लोहे का टुकड़ा है। मैं क्या करता हूँ, इस लोहे के टुकड़े को पहले तोड़ता हूँ। तो मैं पहले इसे इतने छोटे पार्ट में तोड़ता हूँ। उसके बाद इसे और तोड़ा हूँ तो इसे इतने छोटे पार्ट में तोड़ता हूँ। तो इसे और से छोटे पार्ट में उसे इतने छोटे पार्ट्स में तोड़ता हूँ। और इसे इतनी छोटे, अधिकतम एक सीमा ऐसी आएगी कि इसको मैं उस पार्ट से अधिक नहीं तोड़ पाऊँगा। एक सीमा ऐसी आएगी कि इस लोहे के टुकड़े को मैं उससे छोटा नहीं कर पाऊँगा। और इसलिए उससे छोटा नहीं कर पाऊँगा तो वह टुकड़ा ही क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। वह टुकड़ा क्या कहलाएगा?
एक परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक परमाणु कहलाएगा। इसीलिए किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम छोटा से छोटा कण होता है जिसे और अधिक छोटे भाग में नहीं तोड़ा जा सके तो उस कण को परमाणु कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर। और मैं परमाणु की यदि और बात करूँ तो परमाणु एक स्वतंत्र अवस्था। परमाणु की एक विशेषता की बात और करूँ तो ये परमाणु होता है परमाणु 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 स्वतंत्र स्वतंत्र अवस्था में नहीं उपस्थित रहता है। परमाणु आपको कभी भी एक स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिले होगा। ठीक है, ये एक स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, जबकि इसके अपोजिट अणु होता है वो एक स्वतंत्र अवस्था में होता है और वह अपने अंदर अणु होने के पूरे गुण विद्यमान रखता है। लेकिन परमाणु क्या होता है? ये एक स्वतंत्र अवस्था में अकेला परमाणु नहीं होता है। परमाणु का अकेला कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में इसका हम उपयोग ही नहीं कर सकते अपने जीवन में। इसलिए परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में पाया ही नहीं जाता है। और क्या बताएं तो परमाणु के बारे में। परमाणु क्या करता है? ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु क्या करता है? ये परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु क्या करता है? ये किन्हीं तत्वों के साथ क्रिया करके ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने का काम करता है। जैसे सोडियम है और Cl। ये सोडियम और Cl के साथ ये बंद एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण करके ये आपस में एक संबंध बनाते हैं, एक भाग अभिक्रिया बनाते हैं या आपस में एक संबंध बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो ये क्या कह सकते हैं? ये परमाणु जो होता है ये एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और ये सोडियम जो होता है ये हमारे पास एक परमाणु ही है। यहाँ पर क्या है? एक परमाणु है। क्लोरीन हमारा ये एक अलग परमाणु है। क्लोरीन क्या है? ये परमाणु है। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन की अदला बदली करके, कहने मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अदला बदली करके ये एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब परमाणु की बात के बाद हम देखें अणु किसे कहते हैं। अणु की बात करें तो अणु यहाँ डालते हैं दूसरे नंबर पर। अणु किनसे मिलकर बने होते हैं? अणु क्या चीज़ होते हैं? यदि अणु के बारे में पढ़ने की कोशिश करें तो अणु को हम यहाँ मॉलिक्यूल बोलते हैं, इंग्लिश में मॉलिक्यूल। तो अणु की यदि बात करें तो दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंध द्वारा बॉन्ड द्वारा स्थापित करके एक अणु का निर्माण करते हैं। कह सकते हैं यहाँ दो या दो से अधिक कौन से? ये परमाणु दो या दो से अधिक, ये वाली परमाणु दो या दो से अधिक, ये परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंध द्वारा एक अणु का निर्माण करते हैं। तो हमारे ये अणु होते हैं ये दो या दो से अधिक एक परमाणु के रासायनिक बॉन्ड द्वारा एक अणु का निर्माण किया जाता है।
एक अणु का निर्माण किया था। और इसकी विशेषता, अणु की विशेषता की बात करूँ तो जैसे मैं यहाँ देखूँ, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर एक किसका अणु निर्माण कर रहे हैं, ये किसका अणु निर्माण हो रहा है, अणु का। जल जो है हमारा H2O, ये एक अणु का रूप है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये H2O एक हमारे पास क्या हो गया, एक अणु हो गया। क्या हो गया, एक अणु। यदि मैं अणु की और विशेषताओं की कुछ बात करूँ तो अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जबकि हमारे पास क्या था, परमाणु था, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। अब देखो अणु स्वतंत्र अवस्था में कैसे पाया जा रहा है। मान लो मेरे पास ये जल है। अब जल ये किससे मिलकर बना है, तो ये जल जो मिलकर बना है, ये परमाणुओं से मिलकर बना है। किनसे, हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर क्या बना है, अणु। अणु का मतलब जल बना है। अब जल आप सब देखते हो, जल स्वतंत्र अवस्था में आपको नदियों में, महासागरों में, तालों में, हर जगह जल आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो जल एक कह सकते हैं स्वतंत्र अवस्था में हर जगह हम यूज कर सकते हैं जल को। तो कह सकते हैं जल को हर जगह यूज कर सकते हैं। और जल ही एक क्या है, जल ही एक अणु है। जल ही एक अणु है, तो हम कह सकते हैं अणु जो होता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो ये एक स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु क्या होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और कह सकते हैं एक चीज़ यहाँ से, इसमें तत्व के सभी गुण, कोई भी तत्व में जितने गुण होने चाहिए वो एक अणु के अंदर होते हैं। स्वतंत्र अवस्था में होते हुए भी इसमें तत्व के सभी गुण पाए जाते हैं। इसमें तत्व के सारे गुण देखने को मिलेंगे। कोई भी अणु उठा लो, जैसे H2O, इसमें तत्व के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के पूरे के सारे गुण आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं इसमें तत्व के सभी गुण पाए जाते हैं। इसमें तत्व के सारे गुण उपस्थित होते हैं। तो अब कुछ हम अणु के बारे में और परमाणु के बारे में देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम किन्हें एक परमाणु, किन्हें द्विपरमाणविक और किन्हें त्रिपरमाणविक कहते हैं, और किन्हें चतुर्थ परमाणविक, किन्हें हम बहुपरमाणविक कहते हैं। ये ऑप्शन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक परमाणु किसे कहते हैं। एक परमाणविक, एक परमाणविक किसे कहते हैं, एक परमाणु किसे कहते हैं, द्विपरमाणविक किसे कहते हैं, एंड त्रिपरमाणविक किसे कहते हैं, चतुर्थ परमाणविक किसे कहते हैं, एंड बहुपरमाणविक किसे कहते हैं, बहुपरमाणविक किसे कहते हैं। तो ये पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एक परमाणु की बात करें, नॉर्मली जो हमारे पास तत्व होते हैं, ये सारे के सारे एक परमाणविक होते हैं। कैसे होते हैं, एक परमाणविक। जितने भी हमारे पास तत्व होते हैं वो सारे के सारे एक परमाणविक होते हैं। कैसे होते हैं, एक परमाणविक। जैसे कि मैं बात करूं हीलियम की, ये तो हीलियम हमारे पास एक तत्व है, तो ये एक परमाणु हो गया। जैसे कि सोडियम है, सोडियम एक तत्व है, तो ये भी हमारे पास कैसा हो गया, एक परमाणु हो गया। जैसे कि आर्गन है हमारे पास, आर्गन ये भी एक तत्व है, ये भी एक परमाणु हो गया। जैसे कि क्रिप्टन है हमारे पास, क्रिप्टन, तो ये भी एक तत्व है, ये भी एक परमाणु हो गया। ओनली कैसा है, एक तत्व है, तो इसे एक परमाणु बोलेंगे, क्योंकि ये एक, इसी के अंदर एक परमाणु है। वैसे जीनोन हो गया, तो जीनोन भी एक तत्व है, इसके अंदर एक तत्व है, तो ये एक परमाणु हो गया। और जैसे कि रेडॉन हमारे पास, लास्ट रेडॉन हो गया, तो
ये भी एक तत्व है, ये भी एक परमाणविक हो गया। यदि द्विपरमाणु की बात करें तो जिसमें 2 अणु द्विपरमाणु होते हैं उसे द्विपरमाणुक बोलते हैं। जैसे O2 हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये द्विपरमाणुक हो गया। जैसे हमारे पास H2 हो गया, क्या हो गया, H2 हाइड्रोजन हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया। जैसे क्लोरीन Cl2 हो गया, क्लोरीन हो गया। तो ये सारे के सारे द्विपरमाणुक हैं। जैसे N2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, HCl हो गया, इसमें भी 2 परमाणुक हैं, क्लोरीन का ये है और एक हाइड्रोजन का, ये भी द्विपरमाणुक है। या और कह सकते हैं C हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये भी द्विपरमाणुक है। द्विपरमाणु की बात करें तो हमारे पास ओजोन होती है O3 जो कि ब्रह्मांड में पाई जाती है। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर जो 3 ऑक्सीजन मिलकर O3 ये ओजोन का निर्माण करते हैं, तो ये त्रिपरमाणु हो गया। और CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 3 अणु हैं, 3 परमाणु हैं, O2 है, एक C का और 2 ऑक्सीजन के, ये त्रिपरमाणुक हो गए। इसमें H2 भी ले सकते हैं हम, H2 में भी 3 परमाणु हो गए H2 में, क्योंकि H2 में भी हमारे कितने परमाणु हैं, 3। चतुर्थ की बात करते तो P4 हो सकता है, ठीक है, P4 चतुर्थ परमाणु हो जाएगा। NH3 हो जाएगा हमारे पास, NH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ये चतुर्थ परमाणु हो गए, क्योंकि इसमें कितने परमाणु हो गए, 4। यदि हम बहुपरमाणु की बात करें तो बहुपरमाणु में हम ले सकते हैं S8 को ले सकते हैं, और C2H5 C2H5OH को ले सकते हैं, अल्कोहल को ले सकते हैं, CH3OH को ले सकते हैं, CH3COOH को ले सकते हैं। ये सारे के सारे कहलाएंगे, और इसमें CH4 को भी ले सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे, बहुपरमाणु, क्योंकि इसमें 4 से अधिक परमाणु की उपस्थित हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे हमारे पास, बहुपरमाणु। ये इम्पोर्टेंट रहते हैं, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्ज़ाम में ये ज़्यादातर ये पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। अब हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है पदार्थ की अवस्था। कि पदार्थ की क्या क्या अवस्था होती हैं, कोई भी पदार्थ, जो अब तक हमने पदार्थ पढ़ा, तो पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पदार्थ की अवस्था क्या क्या होती हैं, पदार्थ की अवस्था। यदि हम बात करें द स्टेट ऑफ मैटर, यदि हम स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था की बात करें कि पदार्थ की अवस्था ये क्या होती हैं। तो पदार्थ की पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, 2। पहली होती है मूल अवस्था। क्या होती है, पदार्थ की मूल अवस्था। पहली होती है पदार्थ की मूल अवस्था होती है, और पदार्थ की दूसरे में आती हैं कुल अवस्थाएं। पदार्थ की आती हैं कुल ज्ञात अवस्थाएं। क्या होती हैं पदार्थ की कुल ज्ञात अवस्थाएं। यदि हमसे कोई पूछे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कुल मूल कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की कुल मूल अवस्थाओं की पूछे कोई हमसे, तो पदार्थ की कुल मूल अवस्थाएं 3 होती हैं। और कोई पूछे हमसे पदार्थ की कुल ज्ञात अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो पदार्थ की कुल ज्ञात अवस्थाएं कितनी होती हैं, 5। मूल अवस्थाओं में हो जाती हैं ठोस अवस्था हो जाती है, एंड द्रव अवस्था हो जाती है, और गैस अवस्था हो जाती है। ये मूल अवस्था हो जाती हैं किसी भी पदार्थ की। यदि कुल ज्ञात अवस्थाएं पूछे तो पहली हमारी सॉलिड हो जाती है। कुल ज्ञात अवस्थाएं 5 होती हैं। पहले हम सॉलिड ले लेते हैं, दूसरी लिक्विड ले लेते हैं, एंड थर्ड ले लेते हैं हम गैस। क्या ले लेते हैं, गैस। और 5वीं ले लेते हैं हम प्लाज्मा। और चौथी ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं अपने पास, प्लाज्मा। ये एक प्रकाशमय अवस्था होती है, सूर्य पर पाई जाती है। और 5वीं हम ले लेते हैं यहाँ पर BEC बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। इन 5 अवस्थाओं को हम बाकायदा फुल डिटेल में आने वाली क्लास में पढ़ेंगे।
और नॉर्मली हम पहले पदार्थ की 3 मूल अवस्थाओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि पदार्थ की 3 मूल अवस्थाएँ कौन-कौन सी होती हैं और क्या-क्या होती हैं। तो पदार्थ की मूल 3 अवस्थाओं की बात करूँ तो पहली हमारे पास ठोस होती है। पदार्थ की पहली ठोस होती है एंड फिर होती है लिक्विड। कौन सी होती है? लिक्विड होती है और फिर होती है तीसरी गैस। मान लीजिए मेरे पास ये 3 गिलास हैं। क्या हैं? 3 गिलास हैं या 3 एक कोई बर्तन है। ये 3 गिलास मान लेते हैं या कोई बर्तन मान लेते हैं। मान लो मेरे ठोस के वाले पोर्शन में यदि मैं देखूँ तो ठोस वाले पोर्शन में मानता हूँ मेरे पास ये कुछ छोटे-छोटे कण जो होते हैं बहुत ठोस वाले पोर्शन नज़दीक-नज़दीक कण बैठे हुए हैं। कैसे? इसमें बहुत नज़दीक-नज़दीक कण हैं। कैसे हैं? नज़दीक-नज़दीक। ये छोटे-छोटे कण हैं, ये इसमें बहुत ही समीप-समीप भरे हुए हैं इस वाले पोर्स में। अब मान लो ये कण जो इतने नज़दीक हैं, कैसे हैं? नज़दीक। और मान लो मेरे पास इस द्रव्यमान में इसमें कण थोड़े दूर-दूर हैं। कैसे हैं? दूर-दूर कण हैं। दूर-दूर कण हैं। और इस गैस वाले पोर्शन की मैं बात करूँ तो गैस वाले पोर्शन में बहुत ही दूर-दूर कोई-कोई कण हैं। कैसा है? कोई-कोई कण हैं बहुत दूर। तो नॉर्मली मैं बात करूँ तो जब मैं यहाँ इनमें से सबसे अधिक अगर मैं बात करूँ तो ये कण अधिक समीप हैं। क्या से हैं? समीप। ये समीप हैं। जब कणों को मैं अपने पास किसी भी चीज़ के मैं ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ के कणों को उठा लूँ और उन कणों को मैं पास-पास रख दूँ, बिल्कुल पास-पास रख दूँ, बिल्कुल समीप चिपटा कर उन कणों को मैं रख दूँ, तो वह एक निश्चित आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। वह कण जो कण होते हैं जो कण होते हैं कण होते हैं होते हैं ते हैं यदि उनको समीप रख दिया जाए तो वे एक कठोर आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो वो एक ठोस आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है? जैसे कि मैंने कण को इन्हें नज़दीक रख दिया तो उन्होंने एक ठोस आकार ग्रहण कर लिया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जब किसी भी ठोस के कण जितने अधिक नज़दीक होते हैं तो वहाँ पर जो उनका एक आकार बन जाता है। क्या बन जाता है? एक आकार। तो यहाँ पर कह सकते हैं ठोस जो होते हैं इन ठोस का आकार होता है। जबकि मैं बात करूँ द्रव तो द्रव के कण जो होते हैं वो दूर-दूर होते हैं। कैसे होते हैं? द्रव के कण जो हैं वो दूर-दूर हुए हैं। कैसे हैं? थोड़े दूर-दूर हैं। तो यहाँ पर जो होता है इस ठोस के अपेक्षा थोड़ा कम आकार बनता है। कैसा बनता है? बहुत कम आकार बनता ही नहीं है। ठीक है? तो आकार की बात करूँ मैं यहाँ तो आकार बन ही नहीं पाता इसका। क्या? आकार बन ही नहीं पाता है क्योंकि ये एक ठोस नहीं बन पाता। ये कण इसे एक लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं। कैसी फॉर्म में बना देते हैं? ये कण इतने दूर होते हैं कि इसका आकार एक लिक्विड फॉर्म में बनता है। यदि मैं गैस की बात करूँ तो गैस में कोई आकार ही नहीं बनता। गैस में कोई आकार ही नहीं बनता और ना ही इस गैस में कोई आयतन बनता है। गैस के कण इतने दूर-दूर होते हैं कि इसके पास से ये खुद ही एक हवा बन जाती है। क्या बन जाते हैं? ये कण हवा। और बात करूँ तो इनके बीच थोड़ा इतना स्थान होता है इनके बीच से हवा हल्की-हल्की मात्रा में निकल सकती है। लेकिन गैस की अवस्था में जाकर कण इतने दूर-दूर हो जाते हैं कि इनका ना ही तो आकार फिक्स रहता है, ना ही इनका कोई आयतन फिक्स रहता है। तो मैं यहाँ पर कुछ बात करूँ इनकी कंपेयर करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ मैं इनकी थोड़ी कंपेयर करके दिखाऊँ तो यहाँ लिख देता हूँ ठोस। ये ठोस हो गया हमारे पास, ये हो गए द्रव
द्रव और ये हो गई हमारे पास गैस। इनकी थोड़ी कंपेयर करूँ तो कंपेयर में मैं लिखूँगा कि ठोस का क्या कर दूँ आकार। नंबर 1 की मैं इनकी कंपेयर करके बताऊँ तो ठोस जो होता है इनका आकार जो होता है क्या होता है आकार। इनका आकार एक निश्चित होता है। क्या होता है? आकार एक निश्चित होता है, जबकि द्रव्य का कोई आकार नहीं होता है। द्रव्य का भी कोई आकार नहीं होता है। यानी आकार इसमें ठोस होता है कैसा निश्चित आकार होता है, इसलिए मैं इन्हें पकड़ सकता हूँ, ठोस को छू सकता हूँ और एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकता हूँ। लेकिन द्रव का कोई आकार नहीं होता, इसलिए मैं पानी को पकड़ नहीं सकता। पानी को अपने हाथ में उठाकर एक दूसरी जगह नहीं रख सकता जब तक मैं उसे किसी बर्तन में नहीं भर लूँ। इसलिए हम कह सकते हैं द्रव का कोई आकार नहीं होता और गैस का भी कोई आकार नहीं होता। गैस को मैं छू भी नहीं सकता। इस यदि मैं दूसरे नंबर पर मैं बात करूँ इसके आयतन की, तो ठोस का कोई एक आयतन होता है। ठोस किसी न किसी फॉर्म में बन सकता है। ठोस को मैं चाहे उसे कोई भी ठोस को मैं गोल आकृति दे सकता हूँ, किसी ठोस को मैं वर्गाकार आकृति दे सकता हूँ, कुछ चतुर्भुजाकार त्रिभुजाकार रूप से किसी भी ठोस को बना सकता हूँ। तो इसलिए उसे मैं कोई भी आकार दे सकता हूँ अपने हाथों से। तो उसका आयतन भी होता है, आकार होता है, आयतन भी होता है। और यदि मैं द्रव्य की बात करूँ तो द्रव्य का एक आयतन होता है। द्रव्य का आयतन होता है क्योंकि यदि मैं मान लूँ मेरे पास जल है तो मैं उस बोतल में भर लूँ तो वो उस बोतल का जितना आयतन होगी उस आयतन को ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा? जल। और गैस का भी कोई गैस का की मैं बात करूँ तो गैस का आयतन फिक्स नहीं होता। गैस का आयतन क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। गैस का आयतन होता है तो इसे क्योंकि मेरे पास एक गैस सिलेंडर है, अगर मैं गैस सिलेंडर में गैस को भरूँगा तो उसका पता नहीं उसमें कम गैस भरूँगा तो भी वह पूरी आयतन को ग्रहण कर लेगी गैस सिलेंडर के। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैस भरूँगा तो भी उसके पूरे आयतन को ग्रहण कर लेगी, उसमें पूरे में फैल जाएगी। अब मैं इस तीसरे नंबर पर इनकी गतिज ऊर्जा की बात करूँ तो गतिज ऊर्जा की बात करूँ इनकी गतिज ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा की बात करूँ तो गतिज ऊर्जा वहाँ पर अधिक होगी जहाँ पर कण दूर दूर होंगे। कण कैसे होंगे? दूर दूर। तो सबसे दूर कण कहाँ पर होते हैं? हमारे पास गैस में। यहाँ पर हम देख लेते हैं गतिज ऊर्जा की बात करें तो मैं पन लिख देता हूँ गैस। गैस के कण कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं, इसलिए वो जल्दी मूव करेंगे। क्या करेंगे? जल्दी मूव करेंगे। सबसे अधिक ऊर्जा गैस की होगी। किसकी होगी? गैस की होगी। उसके बाद उस कण थोड़े दूर किसके? लिक्विड के। लिक्विड के हैं तो ये कण थोड़ी जल्दी दूर मूव करेंगे क्योंकि थोड़े दूर इनके बीच स्पेस है। तो दूसरे नंबर पर सबसे अधिक ऊर्जा जो होगी किसकी होगी? द्रव की। किसकी होगी? द्रव की। तीसरे नंबर पर जो गतिज ऊर्जा होगी तो वो होगी ठोस की। किसकी होगी? ठोस की। किसकी होगी? ठोस की। या कह सकते हैं ठोस की गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे कैसी होती है? सबसे कम। सबसे कम। ठोस की गतिज ऊर्जा कैसी होती है? सबसे कम होती है। यहाँ पर सबसे अधिक किसकी? गैस की होती है। गैस के कण दूर दूर होते हैं इसलिए सबसे अधिक ऊर्जा गैस की होती है। सबसे कम सबसे बीच में द्रव की होती है। उसके बाद सबसे कम गतिज ऊर्जा ठोस की होती है। किसकी होती है? ठोस की। यदि मैं इनके बीच अंतर आणविक बल की बात करूँ, अंतर आणविक बल की, तो मैं इनके बीच यदि अंतर आणविक इनके कणों के बीच अंतर आणविक बल की बात करूं तो अंतर आणविक यदि बल की बात करूं तो मेरे पास ये ठोस है। ठोस में क्या है? ठोस में कण पास पास हैं, बहुत अधिक झोरे झोरे कण हैं ठोस में। तो इनके अंदर जो कण जो होते हैं एक दूसरे में बल अधिक लाएंगे, एक दूसरे से अधिक जल्दी टकराएंगे। अगर ये गति करेंगे तो जल्दी टकराएंगे तो ये जल्दी टकराएंगे और अधिक मात्रा में कण हैं तो ये अधिक मात्रा में बल लगाएंगे एक दूसरे पर। तो सबसे अधिक मात्रा में तो क्या अंतराल कणों के मध्य बल की बात करूँ तो ठोस में सबसे अधिक बल लगता है। ठोस के कणों के मध्य सबसे अधिक बल लगता है। उसके बाद में बात करूँ उससे इससे कम थोड़े इसमें है, इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। तो इसके बाद द्रव्य के कणों के मध्य अंतराणविक बल अधिक होता है और सबसे कम जो होता है वो
गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसमें बल ना के बराबर लगता है इनके कणों के बीच। तो सबसे कम जो बल होता है, सबसे कम बल जो होता है वो गैस के कणों के मध्य लगता है। किनके मध्य लगता है? गैस के कणों के मध्य लगता है। यहाँ से हम कह सकते हैं सबसे कम गैस के कणों के मध्य लगता है। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा कणों के मध्य सबसे ज़्यादा कणों के मध्य जो बल लगता है वो ठोस के ही लगता है। किसके लगता है? ठोस के। और यदि गैस की हम बात करें तो गैस की कणों के मध्य ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक गैस के कणों की मध्य होगी। एक तो 5वें नंबर पे मैं देखूँ एक चीज़ होती है इनके मध्य संपीड़न। क्या होती है? संपीड़न। कि संपीड़न क्या होती है? संपीड़न। तो संपीड़न की बात मानो जैसे हम कंप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। जैसे हम यहाँ पर कंप्रेसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबल। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबल। यदि मैं कंप्रेसिबल की बात करूँ तो कंप्रेसिबल का मतलब होता है किसी भी गैस को दबाकर पास लाना, दबाकर पास लाना। तो ये गैस में देखने को मिलता है हमारे लिए। ठीक है, ये सबसे अधिक गैस में देखने को मिलता है कंप्रेशन। मान लो जब आपने वाहनों में देखा होगा कि वाहन जो होते हैं, बहुत से जो वाहन चलते हैं वो CNG से चलते हैं। किन से चलते हैं? CNG। उनमें CNG भरी हुई थी, इसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो उन वाहनों में सिलेंडर भरे हुए होते हैं, CNG के सिलेंडर भरे हुए होते हैं। उसमें क्या करते हैं? वो गैस को क्या करते हैं? दबाकर उसमें बहुत सारी गैस को दबाकर उस छोटे से गैस सिलेंडर में ही बहुत मात्रा में गैस को भर देते हैं। इसलिए भर देते हैं क्योंकि उसका उस आयतन कोई फिक्स नहीं है। उसे कम आयतन में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गैस सिलेंडर के कम से कम छोटे छोटे आयतन में ही ज़्यादा से ज़्यादा सी मात्रा में आप गैस को भर सकते हैं। क्यों? दबाकर। उसे कैसे? दबाकर। क्योंकि उसका कोई आकार फिक्स ही नहीं है, कोई आयतन भी नहीं है उसका भी। इसलिए हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसी भी गैस सिलेंडर में भर सकते हैं, वाहन के CNG को। तो हम कह सकते हैं सबसे अधिक जो संपीड़न जो होगी, दबाकर पास लाना, कंप्रेसिबल की सबसे अधिक गैस की होगी। किसकी होगी? गैस की। उसके बाद किसकी होगी? लिक्विड की होगी। उसके बाद लिक्विड की होगी। और उसके बाद किसकी होगी? सॉलिड की। उसके बाद किसकी होगी हमारे पास? सॉलिड की सबसे अधिक होगी गैस की। उसके बाद लिक्विड की। उसके बाद सॉलिड की सबसे अधिक संपीड़न। क्योंकि गैस के कण दूर दूर होंगे और गैस के कण दूर दूर होंगे, इसलिए हम उसे अधिक से अधिक मात्रा में भर सकते हैं। छोटे छोटे बर्तन में सबसे अधिक मात्रा में दबाकर उसे भर सकते हैं। जैसे कि हमने वाहनों में CNG के गैस सिलेंडर भर रखे हैं CNG के द्वारा दबाकर। यही उसका उदाहरण है। और बात करूँ तो छठी अवस्था में यहाँ से देखूँ, छठा टॉपिक इनके बीच कंपेयर करूँ तो कणों के मध्य रिक्त स्थान की बात करूँ तो कणों के मध्य रिक्त स्थान। तो मैं कणों के मध्य की रिक्त स्थान की बात करूँ, इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान, तो मैं बात करूँ तो सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड में जो रिक्त स्थान मिलेगा वो सबसे कम मिलेगा। उसके बाद लिक्विड में मिलेगा, उससे अधिक किसमें? लिक्विड में मिलेगा रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान के लिक्विड के बाद गैस के कणों के मध्य सबसे अधिक रिक्त स्थान आपको हमें देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारे पास। मान लो ये सॉलिड हो गया। सॉलिड के बीच में ये कण बहुत पास हैं। कैसे हैं? बहुत पास हैं। तो इनके मध्य रिक्त स्थान है कणों के बीच, वो बहुत कम है। कैसा है? बहुत कम है। इसके बाद ये हमारे पास एक लिक्विड आ गया।
इसके कण दूर दूर हैं तो इनके बीच थोड़ा रिश्ता ज़्यादा है। किसकी अपेक्षा? सॉलिड की अपेक्षा। ये आ गई गैस, तो ये अपने आप में एक हवा बन जाती है, एक गैस बन जाती है। इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं तो इसके बीच रिश्ता थोड़ा ज़्यादा होता है। किसकी अपेक्षा? लिक्विड की अपेक्षा। तो आज दोस्तों हम इतना ही पढ़ते हैं और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।